जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको एक जटिल संरचना दिखाई देती होगी और आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा जटिल है। यदि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे बहुत आसानी से। ये जो टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जीन क्लोनिंग। कौन सा टॉपिक है? जीन क्लोनिंग। अब हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग क्या है। यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, पहला है जीन और सेकंड है क्लोनिंग। यदि हम जीन की बात करें कि जीन क्या है, तो जीन डीएनए के टुकड़े या सेगमेंट है जो स्पेशल प्रोटीन को दर्शाता है। डीएनए के वे टुकड़े जो स्पेशल या विशेष प्रोटीन को दर्शाते हैं जीन कहलाते हैं। अब जो सेकंड वर्ड है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की एक समान बहुत ज्यादा कॉपी या बहुत ज्यादा संख्या में उत्पत्ति करना। क्या कहलाता है? क्लोनिंग। समझ लीजिए आपका आधार कार्ड या मार्कशीट वगैरह है, अब हमें इनकी क्लोनिंग करना है, अर्थात हूबहू रूप में एक प्रति की बहुत सारी प्रति बनानी है, 100% रूप में समान हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फोटोकॉपी करेंगे और फोटोकॉपी के थ्रू जैसे हमारा आधार कार्ड है हूबहू 100% समान संरचना बना लेंगे। ये क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। तो जीन क्लोनिंग का मतलब होता है डीएनए के वे टुकड़े जो स्पेशल प्रोटीन को दर्शाते हैं, ऐसी बहुत सारी जीन बनाना क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता। हम समझेंगे कि जीन क्लोनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी और आखिर में जीन क्लोनिंग कैसी की जाती है। समझ लिए कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है और उसे इंसुलिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि वह इंसुलिन प्रोटीन की क्लोनिंग कर ली जाए, बहुत सारी इंसुलिन बना ली जाए, तो हम एज ए ड्रग्स या थेरेपी के रूप में डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन दे सकते हैं। इसलिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? जीन क्लोनिंग की। तो हम समझते हैं ये कोई सेल है, समझ लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है, एक जीन सेल है, ठीक है। एक जीन है जिसमें क्या पाई जाती है? इंसुलिन पाई जाती है। इस सेल में डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए में इंसुलिन जीन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोलेट कर देंगे। ये डीएनए को सेल से बाहर निकालना ही क्या कहलाता? आइसोलेट कहलाता है। पृथक करना ही आइसोलेट कहलाता। तो हम सेल से ये डीएनए को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करेंगे तो हमें डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगेगी। अब ये पूरा संपूर्ण डीएनए में कोई ऐसा भाग है जहां पे इंसुलिन प्रोटीन शो होती है। तो ये जो येलो कलर से शो हो रहा है, ये भाग क्या शो करता है भाई? इंसुलिन प्रोटीन को शो करता। ये संपूर्ण डीएनए है और ये संपूर्ण डीएनए में ये स्पेशल भाग है जो इंसुलिन प्रोटीन को शो करता है। अब इस संपूर्ण डीएनए से हमें पृथक करना है, अर्थात डीएनए को कट करना पड़ेगा, कैंचियों के थ्रू कट करना होगा। और ये जो इंसुलिन प्रोटीन है इसे हमें क्या करना है? पृथक करना है या अलग करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है इसको हम इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट का मतलब क्या होता है? वह तापमान जिस पर हम डीएनए को काट सकें, वह तापमान जिस पर हम डीएनए को काट सकें इंक्यूबेट कहलाता है। तो ये डीएनए को हम क्या कर देंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पे इंक्यूबेट कर देंगे। फिर हमें देखने को मिलेगा इस प्रकार डीएनए या जीन अलग अलग पृथक हो जाएंगी और इनमें से ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा अपने को, ये क्या कहलाती? जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन। मतलब ये ऐसा जीन है या ऐसी डीएनए है जो प्रॉपर तरीके से क्या है? इंसुलिन जीन है। ये प्रॉपर तरीके से इंसुलिन जीन है जो इंसुलिन इसी डीएनए में पाई जाती है, इसी जीन में पाई जाती है और इसे हम क्या कहेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे या इसे दूसरा नाम टारगेट जीन दिया गया है। तो इसे दो नाम से जाना जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन के नाम से जाना जाता है। अब हमें इन डीएनए से कोई मतलब नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ हमें इस जीन से मतलब है जो इंसुलिन की जीन है। अब देखिए ये जो जीन है
इसमें ओराई क्षेत्र नहीं है। क्या है? ओराई स्थल नहीं है और इसे हमें किसी परपोषित होस्ट कोशिका पे इसको क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा और इसमें ग्रो करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर का यूज क्यों करा जाता है? क्योंकि ये एक स्पेशल प्रकार का इसमें प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है और प्लाज्मिड डीएनए में क्या पाया जाता है? ओराई स्थल पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा भाई, ये क्या है? ओराई साइट या ओरी स्थल है, जिसके कारण हम क्लोनिंग वेक्टर को लेते हैं। अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर में ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, अब हमें इस प्लाज्मिड डीएनए को इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपस में क्या करना है? लाइगेट करना है, मतलब आपस में जोड़ना है। अब चूंकि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड डीएनए को आपस में जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्लाज्मिड डीएनए को कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, कैंचियों से काटना पड़ेगा। अब यदि हमें इन्हें काटना है प्लाज्मिड डीएनए को, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा भाई? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इंक्यूबेट करना पड़ेगा। तो ये प्लाज्मिड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इंक्यूबेट करते हैं, फिर हमें इस प्रकार का डीएनए प्राप्त होता है कट। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इंक्यूबेट कर दिए, मतलब हम इस डीएनए को कट कर दिए कुछ विशेष स्थलों से। ठीक है, कुछ विशेष स्थलों से इसे कट कर दिए, तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या होगी? कटिंग होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, इसे और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपस में क्या करना है? लाइगेट करना है, आपस में जोड़ना है, और फिर इसके बाद हमें होस्ट सेल या परपोषी कोशिका में इसे क्या करना है? इंक्लूड करना। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये यहां पे हमने इन दोनों को क्या किया? जोड़ा, लाइगेट किया। ठीक है, ये जो था भाई, ये प्लाज्मिड डीएनए और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन को हमने लाइगेट किया लाइगेज एंजाइम के थ्रू। ये डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या किए? लाइगेट किए लाइगेज एंजाइम की सहायता से। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण दो ही बातें हैं। पहली बात यह है कि जब हम डीएनए को कैंचियों की मदद से काटते हैं तो किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम का। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जब इन दोनों को जीन ऑफ इंटरेस्ट और क्लोनिंग वेक्टर को आपस में जोड़ा जाता है तो किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? लाइगेज एंजाइम। दो बातें मुख्य रूप से आपको याद करनी है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो आगे स्टेप में हम क्या करेंगे? एक ट्यूब लेंगे और एक ट्यूब में इन दोनों को हम इंक्लूड कर देंगे, और ये इस प्रकार जुड़ जाएंगे। इस समय हमें क्या करना पड़ेगा? लाइगेज एंजाइम इसमें इंक्यूबेट करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से ये दोनों देखिए ये आपस में जुड़ गए। अब इसे हम टेस्ट ट्यूब से, एक ट्यूब है, इससे बाहर ले आते हैं, तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये संरचना दिखाई दे रही है, ये है भाई क्लोनिंग वेक्टर है, और ये जो येलो कलर से इस प्रकार ये आपस में क्या हो गए हैं भाई? ये जुड़ गए हैं। ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन, अर्थात क्लोनिंग वेक्टर और जीओआई या जीन ऑफ इंटरेस्ट का आपस में लाइगेट होना या जुड़ना, इसे ही हम रिकॉम्बिनेट डीएनए या पुनर्योजक डीएनए कहलाता है। समझिए, पुनर्योजक डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेट डीएनए का मतलब होता है दो अलग अलग डीएनए का जुड़ना ही क्या कहलाता है भाई? रिकॉम्बिनेट डीएनए या पुनर्योजक डीएनए। दो अलग अलग डीएनए का जुड़ना, ये एक क्लोनिंग वेक्टर का डीएनए है और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन है। ये आपस में जुड़ गई और ये सारी चीजें क्या कहलाई? ये क्या कहला भाई? पुनर्योजक डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए। तो इस प्रकार ये रिकॉम्बिनेट डीएनए बन गया। अब हमें इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेशित करना है।
अब चूंकि हमें इस परपोषी कोशिका में इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को पहुंचाना है भाई, तो ये जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के बाहर भित्ति पाई जाती है। अब इस भित्ति को भेदने के लिए पुनर्योजक डीएनए बैक्टीरियल सेल लेते हैं और CaCl2 प्लस इन्हें हम शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं? शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका नाम है हीट शॉर्ट ट्रीटमेंट। हीट शॉर्ट ट्रीटमेंट बहुत कम समय में अधिक तापमान में इन्हें रखा जाता है, जिससे इसकी भित्ति थोड़ा मुलायम या नाजुक हो जाती है और ये पुनर्योजक डीएनए से भेद देता है भाई, और भेद के इसमें क्या कर देता है? प्रवेश कर जाता है। अब इसमें ये जो प्रवेश कर गया भाई, इस प्रकार ये एक होस्ट सेल है, ये एक होस्ट सेल है जिसे हम बैक्टीरियल सेल भी कहेंगे। इसका ये खुद का डीएनए होगा और ये रिकॉम्बिनेट डीएनए है जो होस्ट सेल में प्रवेश किया। अब ये जो रिकॉम्बिनेट डीएनए है, रिकॉम्बिनेट डीएनए है, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं, विशेषताएं होती हैं। मुख्य रूप से दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, मतलब खुद की हूबहू नकल करके दूसरा पुनर्योजित डीएनए बना लेता है। और सेकंड जो स्पेशल फीचर्स है यह है सिलेक्शन मार्कर। सिलेक्शन मार्कर मैं आगे आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, पर याद रखेंगे आप दो चीजें इसकी स्पेशल फीचर्स या विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टी हैं। पहला सेल्फ रेप्लिकेशन, दूसरा है सिलेक्शन मार्कर। अब यदि हम आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि इसकी दो फीचर है, सेल्फ रेप्लिकेशन और सिलेक्शन मार्कर। चलिए, अब ये क्या करा, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करा और इस प्रकार ये बहुत सारे क्या बना लिए, जीवाणु परपोषी कोशिका बना लिया। ये मल्टीप्लाई डिवीजन किया और इस प्रकार बहुत सारी क्या बना लिया, परपोषी सेल बना लिया, अर्थात प्रोटीन का निर्माण कर लिया। अब ये जो प्रोटीन में आप लोग ध्यान देंगे, मैंने बताया था सिलेक्शन मार्कर, ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनको चुनता है। ये जो एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन जीन होती हैं, या तो एम्पिसिलियम हो सकती हैं या टेट्राक्लोरीन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? टेट्रासाइक्लोक्लोरीन हो सकती हैं या एम्पिसिलियम होती हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे क्या है, एम्पिसिलियम एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन जीन है। इस पुनर्योजित डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक्स जीन है। इसी प्रकार ये सभी जो पुनर्योजित डीएनए है, सभी में एम्पिसिलियम क्या होगी, एंटीबायोटिक होगी। अब इस सेल को हम एक अगार प्लेट में संक्रमित रहित वातावरण में इसे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये जो अगार प्लेट जो होती है, ये पुनर्योजित डीएनए के लिए या परपोषी कोशिका के लिए न्यूट्रेंट मीडियम का या न्यूट्रेंट मीडिया का कार्य करती है, पोषण वगैरह उन्हें प्रदान करती है। अब यहाँ पे अगार प्लेट में ये देखेंगे आप, एंटीबायोटिक पाई जा रही हैं, एक एम्पिसिलियम और दूसरी है टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो एम्पिसिलियम है, ये एंटीबायोटिक्स अगर प्लेट में पाई जा रही हैं और ये अगर प्लेट ही डिसाइड करती है। मान लीजिए किसी पुनर्योजित डीएनए में ये एम्पिसिलियम एंटीबायोटिक्स यदि नहीं होती है, तो ये परपोषी कोशिका यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगी। अगर प्लेट उसे एंटीबायोटिक्स क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। अर्थात जिस पुनर्योजित डीएनए में एम्पिसिलियम एंटीबायोटिक होगी, वही अगर प्लेट में क्या करेगी, ग्रो करेगी और फिर मल्टीपल डिवीजन करके खूब सारी संख्या में परपोषी सेल बना लेगी। और फिर इनसे हम प्रोटीन निकाल लेंगे, इंसुलिन प्रोटीन को बाहर निकाल लेंगे और डायबिटीज से पीड़ित मरीज को एज ए ड्रग या थेरेपी के रूप में यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, एक अपने थ्रू मैंने यहाँ पे तैयार किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ यहाँ पे। चलिए
देखते हैं हम यहाँ पे वही चीजें हैं जो मैंने आपको सारी चीजें समझा दिया। ध्यान से देखेंगे, ये एक सेल है, इस सेल से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं और इंसुलिन जीन बनाते हैं। फिर इस इंसुलिन जीन को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लाइगेज से लाइगेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम एक क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरिया सेल का प्लाज्मिड डीएनए लेते हैं और इस प्लाज्मिड डीएनए और ये इंसुलिन जीन को क्या करते हैं, आपस में हम क्या करते हैं, लाइगेज या लाइगेज एंजाइम की सहायता से लाइगेट कर देते हैं और ये रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड का निर्माण हो जाता है। फिर शॉर्ट रेट के थ्रू इसे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। वही है फिर ग्रो इन कल्चर, अगार प्लेट में इसे ग्रो किया जाता है और फिर मल्टीपल डिवीजन करके इनसे प्रोटीन निकाल ली जाती है, जिसका हम इंसुलिन में डायबिटीज के मरीज को हम एज ए ड्रग या थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।